हेलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं लेंस और मिरर के क्वेश्चन। जैसा कि हम सबको पता है कि यहाँ पे रेलवे के ग्रुप डी के हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन लेंस मिरर से आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी आ रहे हैं। और यहाँ पे आज की इस पोर्शन में हम यहाँ पे करने वाले हैं लेंस और मिरर। और आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, विद इन सेकेंड कर सकते हो। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ बेसिक रूल है जिनको आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और V&G कैंपस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आएंगे टॉपिक पे। जो हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किससे रिलेटेड आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे आपको लेंस हो चाहे आपको मिरर हो, आपको ज़्यादातर जो फॉर्मूले मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला से आ रहे हैं। लेकिन आपको लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, आपको ये याद रखना है कि जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स की, ठीक है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स को कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं उत्तल। उत्तल दर्पण से क्वेश्चन कोई भी आता है या फिर उत्तल लेंस से कोई भी क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना है कि जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा की पॉजिटिव होती है। हमेशा आपको ये याद रखना है। तो अगर आपको कोई भी कन्वेक्स लेंस से क्वेश्चन आता है, फोकल लेंथ निगेटिव अगर दी जाती है तो आपको वहीं पे उसको रॉन्ग कर देना है, आपको पॉजिटिव वाला आंसर वहीं सेलेक्ट करना है। ये मस्ट दोस्तों। दूसरा यहाँ पे बात करें अगर कनकेव की, तो यहाँ पे कनकेव चाहे मिरर हो, कनकेव को बोलते हैं दोस्तों अवतल। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों ही केसेस में यहाँ पे जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। अगर फोकल लेंथ से क्वेश्चन आता है, फोकल मिरर से आता है और इसमें आपसे फोकस दूरी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है कि जो पॉजिटिव वाला आंसर है वो हो ही नहीं सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये रही बात दोस्तों फोकस दूरी की। अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं आपको एक कॉमन चीज बता रहा हूँ जो हर जगह यूज होने वाली है दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी हमेशा याद रखना है आपको निगेटिव होती है। यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव आपको लेना है, याद रखना है। यू की जो वैल्यू है वो हमेशा निगेटिव लेना है। कभी भी आपका क्वेश्चन में वस्तु की दूरी पूछ रहा है तो पॉजिटिव वाले आंसर आपको पहले ही कट कर देना है, आपको निगेटिव वाले आंसर सेलेक्ट करना है। बात करें अब V की, V जो होता है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। मेन है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम प्रतिबिंब की दूरी, फोकल लेंथ और यहाँ पे V की, V और U की। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है, U V F की बात कर रहा है। और एक और चीज़ आ रही है, आवर्धन क्षमता भी हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको नोट कर देता हूँ आवर्धन क्षमता। बहुत लोगों को नहीं पता, बता दूं इंग्लिश में मैग्निफिकेशन पावर भी पूछ रहा है। मैग्निफिकेशन पावर मतलब होता है कि इमेज की बड़ी बन रही है वस्तु से या छोटी बन रही है वस्तु से। तो अगर आपको ये सारी ही चीज़ें जानना है तो आप सिर्फ यहाँ पे अगर आपको डायग्राम पता है तो आप ये चीज़ें जान सकते हो। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अब अवतल दर्पण के लिए। अगर अवतल दर्पण से क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आपको कैसे देख के बताना है, उसके लिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट आप इनसे लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला लगा सकते हो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन याद रखना है। उत्तल के लिए चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल के लिए निगेटिव होती है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली कैसे बताएंगे हम। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एक लेके बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले हम लेंगे अवतल दर्पण को, ठीक है ना। तो ये दोस्तों है अवतल दर्पण, ठीक है ना। इसकी बाहर की सतह पॉलिश होती है। बाहर की सतह किस दर्पण की पॉलिश होती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अवतल दर्पण की होती है। छू कर कैसे बताओगे, छूने पे अगर बाहर की सतह खुरदुरी होती है तो वो अवतल दर्पण होता है। दोस्तों यहाँ पे अब हम करने वाले हैं कैसे इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले याद रखना कि कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वस्तु की स्थिति का अगर कहाँ है तो प्रतिबिंब की कहाँ बनेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर वस्तु याद रखना C के बाद रखी है कहीं पे भी, C के बाद कहीं पे भी रखी है, मान लो हम यहाँ पे रख देते हैं, और C के बाद कहीं पे भी वस्तु रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा
वो आपको यहाँ पे याद रखना है, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इससे हम कैसे तुरंत डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में मान लो फोकस दूरी जो दी हुई है, ये कौन सा क्वेश्चन है, किसका है, अवतल दर्पण का है। इसका मतलब फोकस दूरी कभी निगेटिव में दी होगी, अगर नहीं दी है तो आपको निगेटिव में ही लेना है सॉल्व करते समय, अदरवाइज आपका वहीं पे गलत हो जाएगा। तो याद रखना कि अगर जो है ये 20 है तो ये जो सी होगा, सी की जो वैल्यू होगी वो जो होगी वो फोकस की क्या होती है, डबल होती है। जो सी की वैल्यू जो होती है वो फोकस की क्या होती है, डबल होती है। एक्चुअल में सी नहीं होता, ये होता है आर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू होगी 40, कितनी होगी 40। तो यहाँ पे और आपको एक चीज़ और दी होगी u, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं u। आपको f जनरली क्या दिया होता है, आपको ध्यान समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, कोई आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। अगर फोकस दूरी जनरली क्वेश्चन में क्या दिया होता है, f दिया होता है, u दिया होता है, v पूछ लेता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, v प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी इसकी वैल्यू पूछ सकता है, या फिर पूछेगा मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता क्या होगी। ये दो चीजें ही आपसे पूछी जाएंगी पूरे क्वेश्चन में। तो कैसे डायरेक्टली करेंगे, ध्यान से देखना, आपको कुछ कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। f की वैल्यू है 20, u की वैल्यू है 45। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो फोकस है, फोकस दूरी का जो डबल होता है वो होता है वक्रता त्रिज्या। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कॉमन सेंस लगाना है आपको, 40 इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे u की वैल्यू आपको देखना है, u क्या होता है, ये होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, आपको याद रखना है, हर एक चीज आपको नोट करना है। अगर वस्तु की दूरी 45 है, इसका मतलब ये है कि ये जो है वस्तु, अगर फोकस दूरी 20 है तो ये वक्रता त्रिज्या 40 है, मतलब जो वस्तु है इसके कहीं बाद में रखी होगी। याद रखना, वस्तु वक्रता त्रिज्या के बाद में या वक्रता केंद्र के बाद में रखी है। तो हमें कॉमन सेंस लगाना है कि जो प्रतिबिंब होगा C और F के बीच में बनेगा। इसका मतलब ये है कि आंसर ये 20 और 40 के बीच में आएगा। ठीक है ना, C और F के बीच में बनेगा, मतलब आंसर जो है 20 और 40 के बीच में आएगा। ठीक है, तो जो भी V आएगा वो याद रखना है आपको कि यहाँ पे ही बन रहा है, मतलब निगेटिव आएगा। ठीक है ना, V की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, और यहाँ पे याद रखना जो आंसर आएगा वो 20 और 40 के बीच में आएगा। ये है डायरेक्ट मेथड। अब आता है यहाँ पे कि नेचर क्या होगा, मतलब इसकी जो बोल सकते हो आप प्रकृति क्या होगी, जो भी वस्तु की प्रतिबिंब बन रहा है। तो याद रखना कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा, और वास्तविक बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। याद रखना ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है यहाँ पे प्रतिबिंब। ठीक है, और यहाँ याद रखना कि जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो याद रखना कहीं ना कहीं पे v की वैल्यू अवतल दर्पण के लिए निगेटिव आने वाली है। अब बात करें m कितना आएगा, तो m क्या बताता है कि वस्तु छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। तो यहाँ पे याद रखो कि ये वस्तु छोटी बन रही है। इससे अच्छा आपको एक काम करना होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको आपको अगर 10th क्लास की बुक लेना है NCERT की, उसमें पूरा आपको दिया है कि वस्तु अगर कहाँ रखी होती है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है। अगर आप वो कर लेते हो तो आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। अगर यहाँ पे देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पे छोटी बन रही है, छोटी बन रही है तो जो आवर्धन क्षमता होगी वो 1 से छोटी होगी। अगर वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो याद रखना कि आवर्धन क्षमता है वो 1 से ज्यादा होगी। ठीक है ना। दूसरी चीज आती है यहाँ पे, आवर्धन क्षमता होती क्या है, आवर्धन क्षमता होती है -v/u। और अगर आपको कैलकुलेशन से निकालना है, अभी मैंने डायरेक्ट आपको बताया है, इन दो तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब बात आती है कैलकुलेशन से अगर करना है तो कैसे कर सकते हो। कैलकुलेशन के लिए आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है उसे बोलते हैं लेंस मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हो। इसका जो आंसर आएगा v का वो हमेशा 20 और 40 के बीच में आएगा। पहली चीज़ ये है, और यहाँ पे निगेटिव आने वाला है। उसके बाद आपको v निकाल लेना है। तो अगर निकालना है आप तो कैसे निकाल सकते हो, आपको मैं करके बता रहा हूँ। f की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 20, तो यहाँ पे -20, यहाँ पे हमें साइन के साथ रखना पड़ता है वैल्यू। u की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 45 है यहाँ पे, और v की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अब भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। आपको अगर नोट करना है तो आप यहाँ पे अभी नोट कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके अभी मैं बता रहा हूँ।
पीछे आप बैक जाके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, आपको 1/v इज इक्वल टू सिंपल सी कैलकुलेशन लगानी है। इसके बाद आपको इसका एलसीएम लेना है और इसको यहाँ पे कर लेना है सॉल्व, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिंपल से इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसका एलसीएम इन दोनों का ले लेना है। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इससे अच्छा होगा कि आप डायरेक्टली जो है समझ लो, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा पेपर में करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया आपको उस तरीके से आ जाएगा आंसर। अब बात करते हैं एम कैसे आएगा जब हमें वी नहीं पता। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना क्या है, आपको ये पता है कि जो v की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी और u की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव कट गया, मतलब m की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो आपको मिल गया आंसर। याद रखना m की वैल्यू निगेटिव आएगी और 1 से छोटी आएगी, तो वही वाला आंसर होगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन दे ही नहीं सकता पेपर में, अगर देगा तो कोई भी इतना जल्दी कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। याद रखना कभी भी अवतल दर्पण का क्वेश्चन आता है तो अवतल दर्पण के 5 तरह में, मतलब 5 प्रकार में जो m की वैल्यू है वो हमेशा निगेटिव रहेगी और m की वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगी। एक केस में m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो कि मैं लास्ट केस है, और वो कब होगी वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले आपको बेसिकली याद रखना है। अब इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं, जो सबसे ज्यादा रेलवे पूछ रहा है, ग्रुप डी के बच्चों से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। आप नोट कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है कि अगर वस्तु रखी है सी पर बोले तो इसमें दी होगी फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ मान लो दी है 15, ठीक है, 15 दी है और u है 30। तो कॉमन सेंस आपको लगाना है कि ये जो u है वो फोकस का डबल है। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे रखी है, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है। तो याद रखना कि जो वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है। इसका मतलब जो v है वो भी 30 होगा, ठीक है ना। अगर u 30 है तो v भी 30 होगा और उल्टा बनेगा, ठीक है ना। अब इस केस में आप डायरेक्टली आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था कि अगर वक्रता केंद्र पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा। अब बात आती है इसमें v की, तो v की हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली है। अब वैसे भी सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर यही आने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकाल ले। तो जैसे कि मैंने आपको डायरेक्टली बताया है, आवर्धन क्षमता देखने के लिए आप देखो कि वस्तु प्रतिबिंब कितना बन रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर सी पे रखी तो सी पे ही बन रहा है, इसका मतलब है सेम जगह पे बन रहा है तो सेम क्या होगा, उसकी आकृति भी होगी। इसका मतलब ये है कि u और v की वैल्यू सेम है तो m की वैल्यू कितनी आएगी, आप तो या तो सॉल्व करके निकाल लो, -v/u। तो इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं, 30 कट जाएगा, माइनस कट जाएगा तो 1 आएगा। इसका सिंपल सा मतलब है 1 ही आएगा। अब बस आपको याद रखना है कि इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होती है, -1 होती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें याद रखना है कि फोकस जितना भी है उसका डबल, अगर u है तो v भी क्या होगा, इसका डबल होगा, और m क्या होगा, 1 होगा और -1 होगा, ठीक है ना। तो ये था। अब बात कर लेते हैं, अगर यहीं पे मैं क्या कर लूं, यहीं पे दोस्तों अगर मैं f की वैल्यू ले लूं कितनी, 15, और अगर मैं u की वैल्यू ले लूं मैं ले लेता 20, ठीक है ना। तो अब इस केस में आपको कॉमन सेंस ओनली लगाना है बस। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से हो जाएगा। 4 ऑप्शन अगर आपको दिए हैं, एग्जांपल के लिए दिए जाए, तो कौन सा आप सेलेक्ट करोगे। इस केस में आपको इन दोनों वैल्यू से सीधे सीधे पता चल रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो उसके लिए पहले आप देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, तो f कहाँ है, 15 पे, ये 15 है। और अगर बोलो u, तो u कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ होगा। c की वैल्यू याद रखना अंडरस्टूड होती है, 30 है, क्योंकि 15 का जस्ट डबल। इसका मतलब ऑब्जेक्ट c और f के बीच में रखी है। अगर ऑब्जेक्ट c और f के बीच में रखी होती है तो इमेज हमेशा c से दूर बनती है और बड़ी बनती है। इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी और निगेटिव आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 केसेस में यहाँ पे वैल्यू हमेशा यहाँ पे निगेटिव ही m की आती है, तो m की जो वैल्यू आएगी -1 से बड़ी आएगी, -1 से बड़ी आएगी इस केस में। तो आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी से क्वेश्चन पूछता है। या तो v की वैल्यू पूछेगा, v की वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ पे v की वैल्यू जो रहेगी वो u की वैल्यू से ज्यादा रहेगी। देखो u है यहाँ पे और मैंने क्या बताया, c से दूर बन रहा है, मतलब ये 30 से तो ज्यादा रहेगी वैल्यू। याद रखना v की जो वैल्यू होगी हमेशा 30 से ज्यादा होगी और कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इससे आपका काम हो जाएगा, आपका क्वेश्चन वो निकल जाएगा तुरंत क्विकली। वैसे आप देख के भी यहाँ पे कर सकते हो।
अब बात कर लेते हैं अगले केस की। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला केस है अवतल दर्पण का। देखो अगर यहाँ पे लास्ट वाले केस पे देखिए, लास्ट वाला केस क्या होता है, अगर ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, मान लो कि एफ दिया है 15, ठीक है ना, और हमें सी पता होगा, सी जो होता है सी एक्चुअल में आर होता है, वक्रता त्रिज्या इसकी डबल होती है 30, ठीक है, ये 30 हो गया और ये हो गया 15। अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका यू दिया है 10, U10 अगर दिया है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, आपको कोई सोल्यूशन नहीं करना है, बस ये देखना है कि U जो है वस्तु कहाँ रखी है, फोकस के पहले या बाद में। तो फोकस के पहले आएगा कहीं ना कहीं, 10 यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे जो वस्तु है फोकस के पहले रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब जो है, एक ही ऐसा केस है अवतल दर्पण का जिसमें इसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहीं ना कहीं आभासी बनता है और दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। अगर आभासी बनता है, दूसरी तरफ बनता है, तो V की जो वैल्यू आएगी इस केस में पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। और याद रखना U से ज्यादा होगी, पॉजिटिव आएगी, U से ज्यादा होगी। अब बात करते हैं M की वैल्यू कैसी होगी। अगर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है वस्तु के प्रतिबिंब, बस मतलब वस्तु की आकृति से, तो यहां याद रखना है कि आवर्धन क्षमता हमेशा 1 से बड़ी होगी। क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। और दर्पण के उस तरफ बन रहा है, V की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, U की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, M की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और 1 से बड़ी आएगी। इस लास्ट केस में अगर F दिया होगा, आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू दी होंगी दोस्तों एग्जाम में, F दिया होगा, U दिया होगा बस, और पूछेगा या तो V पूछेगा आपसे, या तो आवर्धन क्षमता, या तो पूछेगा वस्तु की जो है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रकृति क्या है। तो इस केस में जो प्रतिबिंब है वो आभासी बन रहा है और कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। तो ये क्वेश्चन जरूर यहाँ पे रेलवे पूछ सकता है। तो याद रखना 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जब C पे रखी होती है, जब F के पहले रखी होती है, और जब C और F के बीच में रखी होती है, तो ये ज्यादातर पूछता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर ये समझ में आ रहा है, मैंने अवतल दर्पण का आपका पूरा करवा दिया है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो मैं और भी वीडियो बनाऊं, उत्तल दर्पण पे बनाऊं, लेंसेज पे बनाऊं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको समझाऊं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लेना है, और हमारे चैनल पे आके आपको वीडियो देखना होगा, क्योंकि बहुत बार यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता है वीडियो को। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे।